एवरीवन एंड वेलकम टू एनालिसिस लॉ। और आज हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स से रिलेटेड, और जहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एक्चुअली होती क्या हैं और इनका क्या क्या टाइप्स होते हैं। अगर हम देखें कि किस तरीके से एवोल्यूशन हुआ है इन राइट्स का, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद जब साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस करने लग गए, तब ग्लोबली लोगों ने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को एक अलग तरीके से रिकग्नाइज किया और ट्रेडिशनल जो कंसेप्ट था प्रॉपर्टी का उससे डिफ्रेंशिएट किया। सेलमन की अगर हम देखें, सेलमन के वर्ड्स में इन्होंने क्या कहा था, दैट द अननेचुरल प्रोडक्ट ऑफ a human's brains may be as valuable as his hands or goods। इन सेंटेंस में ही सैलमन इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि कितनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट हो सकती है एक फिजिकल लेबर से भी ज़्यादा। तो अगर हम बात करें कि एक कन्वेंशनल या एक ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी जो होती है, वो कैसे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से डिफरेंट होती है, तभी हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में समझ पाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल एक ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे ये एक बॉटल है। इस बॉटल को आप देख सकते हो, आप इसको टच कर सकते हो, लेकिन ये हो गई हमारी ट्रेडिशनल प्रॉपर्टी। लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जैसे कि अगर मुझे एक गाना दिमाग में आता है, लिरिक्स दिमाग में आते हैं, या कोई पोएम है जो मेरे दिमाग में आती है और मैं उसको कहीं लिख लेती हूँ, और कल को वो पेपर वो आपको मिल जाता है और आप मेरा नाम काट कर आप अपना नाम लिख देते हैं उस पोएम पे, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को एक्चुअली इन्फ्रिंज किया, वॉयलेट किया। वो प्रॉपर्टी कैसी थी, वो इंटेलेक्चुअल थी। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज समथिंग विच कम्स आउट ऑफ द माइंड ऑफ अ पर्सन, यानी कि इट इज द एबिलिटी टू थिंक, understand, create ideas, human creativity and skill। यानी कि जो भी आपके ब्रेन से या आपके दिमाग से जो क्रिएटिव आइडियाज आते हैं, जो स्किलफुली आप अप्लाई करते हैं, उसी को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसी होती है, क्या आप देख सकते हैं कि मैंने जो पोएम बनाई, या फिर मैंने एक पीएचडी की थीसिस लिखी, या मैंने एक बुक जो है वो लिखी, उसकी ऑथर में बनी, या फिर सपोज करो मैंने कोई चीज़ इन्वेंट करी, या मैंने अपनी किसी भी किसी भी प्रॉपर्टी को जो कि मैं ट्रेड में या बिजनेस में चलाती हूँ, उसका मैंने कोई लोगो बनाया जो कि बहुत अलग था और लोगों के लोगों से। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ऑल्दो आप उसको इस बॉटल की तरह टच नहीं कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते एज सच, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से एक आइडिया जो है वो किस तरीके से किसी को एक यूनिकनेस जो किसी व्यक्ति की है वो रिफ्लेक्ट हुई उसके काम में, और इसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो आपकी ओनरशिप की राइट है, जो कि सिर्फ आप और सिर्फ आप उसको ओन कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, उसके मालिक हैं, मालिकाना हक रखते हैं, जहाँ पे कि अगर किसी और को वो आपकी जो क्रिएशन है, वो जो आपके माइंड का जो प्रोडक्ट है, उसको अगर किसी और को यूज़ करना है या कोई कॉपी करता है, तो उसके लिए पहले उसको आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी, और आपकी कंसेंट के बिना उस प्रॉपर्टी को एक्सप्लॉइट नहीं किया जा सकता। यानी कि लॉफुली अगर कोई आपकी मर्जी के बिना आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किसी भी तरीके से वॉयलेट करता है, यानी कि आपकी मर्जी के बगैर उसको एक्सप्लॉइट करता है, उसको किसी भी तरीके से यूज़ करता है, तो आपके पास ये पूरा अधिकार है कि आप कोर्ट में जाकर आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसकी वॉयलेशन के रिस्पेक्ट में उसके खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो किस तरीके की प्रॉपर्टी है या किस तरीके की वो राइट है, वो बेसिकली आपकी इनटेंजिबल राइट है। इनटेंजिबल का मतलब होता है जो कि आप टच नहीं कर सकते, जो आप देख नहीं सकते, लेकिन जस्ट आप सेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुनिधि चौहान जो कि एक फेमस सिंगर हैं, और उन्होंने कोई गाना गाया। अब यहाँ पर कोई और उनको एग्जैक्टली इमिटेट
करके वो कहता है कि उसका ओरिजिनल गाना है, तो यहाँ पर ये गाना एज सच आपको नहीं दिखेगा, यू कांट टच दैट सॉन्ग। लेकिन फिर भी सुनिधि चौहान की उस प्रॉपर्टी पे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर ओनरशिप होगी, प्रॉपराइटरी राइट होगी। सो ये किस तरीके की राइट्स हैं? ये इंटेंजिबल एंड इनकॉर्पोरेबल प्रॉपर्टी है, जहाँ पे ये एक व्यक्ति की पर्सनल यानी कि प्राइवेट राइट है। इसके अलावा ये जो राइट है वो एक्सक्लूसिवली सिर्फ उस व्यक्ति के पास है जिस व्यक्ति ने वो प्रोडक्ट क्रिएट किया है, यानी कि उस व्यक्ति के पास जो भी उसने ह्यूमन इंटेलेक्ट से, अपने स्किल से, अपने लेबर से, अपने मेंटल लेबर से जो भी क्रिएट किया है, उसके रिस्पेक्ट में उस व्यक्ति की ये एक्सक्लूसिव ओनरशिप या प्रॉपराइटरी राइट है। और ये राइट किस तरीके से मैनिफेस्ट की जाती है और कैसे प्रोटेक्ट करेंगे आप इस राइट को? जब आप इसको किसी मटेरियलिस्टिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, किसी की परफॉर्मेंस है, किसी का ड्रामा है, किसी की म्यूजिक से रिलेटेड कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, गाना गाया है या लिरिक्स लिखे हैं, या कोई भी व्यक्ति है जो कि ऑथर है किसी भी बुक का, या फिर कोई भी बिजनेसमैन है जिसने अपने बिजनेस से रिलेटेड कोई ट्रेडमार्क बनाया है। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड्स है, अब मैकडोनल्ड्स जो है वो सिर्फ मैकडोनल्ड्स ही यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको हर शॉप पर मैकडोनल्ड्स का ही लोगो दिखाई देगा। अगर इस तरीके से कोई मैकडोनल्ड्स की कंसेंट के बगैर उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, यानी कि उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज़ करेगा, उस लोगो को यूज़ करेगा, तो वहाँ पे वो ट्रेडमार्क का इन्फ्रिंजमेंट कहलाएगा। तो उसको किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट में जब रिड्यूस कर दिया जाता है और इस तरीके से उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम प्रोटेक्ट कर पाते हैं, और उसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। अब अगर हम देखें इससे रिलेटेड कि ये इसका नेचर क्या होता है, तो देखिए ये एक बड़ी ही यूनिक एंड फ्रेजाइल राइट है। फ्रेजाइल का क्या मतलब हुआ? जो कि बहुत ही ससेप्टेबल है, बहुत ही वल्नरेबल है, कि दूसरे लोग उसको बहुत आसानी से कॉपी कर सकते हैं या आपसे ले सकते हैं आपके कंसेंट के बिना, आपकी नॉलेज के बिना। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है कि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो एक्सप्लॉइट हो सकती है किसी भी व्यक्ति के द्वारा। क्यों? क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि उसका कोई ठोस एग्जिस्टेंस नहीं है और ना ही किसी व्यक्ति के पास इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, कोई प्रूफ नहीं है सच। लेकिन हाँ, अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो ये अपना एक और उसका पूरा प्रोसीजर होगा, पूरा मैकेनिज्म होगा कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाना है और किस तरीके से प्रूफ करना है कि ये उस व्यक्ति का ओरिजिनल और नया काम है जो कि सिर्फ उस व्यक्ति का है और ऐसा काम किसी और ने नहीं किया है। इसके अलावा मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो राइट्स हैं ये किस तरीके की हैं। ये प्राइवेट राइट्स होती हैं जिसको हम प्रॉप्रिया या राइट इन रीप्रॉप्रिया भी कहते हैं। इसके अलावा ये प्रॉपराइटरी राइट्स होती हैं जो कि इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में होती हैं, और जो ओनरशिप होती है इस प्रॉपर्टी पर वो कैसी होती है? वो इनकॉर्पोरियल ओनरशिप होती है। इसके अलावा जो राइट एक आइडिया के ऊपर होती है, it is always the subject matter of an IPR. This finds an application in a material or a tangible thing, then the later one is covered by intellectual property rights. इसका मतलब मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि किसी का गाना है, किसी की परफॉर्मेंस है, वो किसी सीडी में या फिर किसी कैसेट में, अब कैसेट्स तो अब होते नहीं है, लेकिन किसी भी फॉर्म में जब आपको, या पेन ड्राइव में, किसी भी तरीके से आप उसको रिड्यूस कर लेते हो, या फिर आपने यूट्यूब पे चढ़ा दिया उस चीज़ को जो आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैं ये लेक्चर बना रही हूँ, तो अब जो भी मेरा यूट्यूब का कंटेंट है, जो भी मैंने आपको समझाया है, जिस तरीके से समझाया है, उसको एग्जैक्टली कोई और कॉपी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर मैंने अपना जो लेक्चर था वो रिड्यूस किया किसी फॉर्म में, और अब ये जो लेक्चर है ये मेरी यूनिकनेस बन गया, और इसी की वजह से ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गई। ये हो गया आपका नेचर, यानी कि आप किस तरीके से देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या नेचर होता है।
अब देखते हैं कि कौन कौन सी काइंड्स होते हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के। तो देखिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये दो तरीके की होती हैं। तो पहली जो होती है वो होती है इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और दूसरी होती है नॉन इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में कौन कौन सी राइट्स आती हैं, जैसे ट्रेडमार्क, जैसे पेटेंट, जैसे जोग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइंस, ट्रेड सीक्रेट्स और इसी तरीके की और राइट्स। लेकिन जो नॉन इंडस्ट्रियल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं, उसमें वो सारी राइट्स आती हैं जो कि कॉपीराइट और उससे रिलेटेड जो भी राइट्स होती हैं। ये सारी राइट्स क्या होती हैं, इनका जो एक ओवरव्यू है उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट टाइम एक और वीडियो बनाऊंगी। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्रोटेक्ट करना या फिर इसके बारे में लीगली इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो भी हमारे लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होती हैं वो इनोवेटिव आइडिया से या किसी की क्रिएटिविटी से ही आती हैं, जो कि हर व्यक्ति की इंडिविजुअल उसकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और जिस वजह से वो व्यक्ति प्रॉफिट्स बना पाता है, कुछ गेन कर पाता है मॉनेटरी सेंस में। और जिस वजह से ऑब्वियस सी बात है कि जब उसका फाइनेंशियली बिजनेस रेज होगा, प्रोग्रेस करेगा, तो वो ओवरऑल उस सोसाइटी को, ओवरऑल उस कंट्री को भी हेल्प करेगा और उस व्यक्ति को पर्सनली सिक्योर करेगा। सो इसके अलावा भी एक और इम्पोर्टेंस है कि आप उस व्यक्ति को एक्नॉलेज कर रहे हो, उस व्यक्ति की जो क्रिएटिविटी है, उसकी जो स्किल्स हैं, आप उसको एक्चुअली एक्नॉलेज कर रहे हो, और ना सिर्फ आप एक्नॉलेज कर रहे हो, आप उसकी क्रिएटिविटी को एनकरेज कर रहे हो। और ये एज अ मॉरल सेंस भी यहाँ पे ये मायने रखता है कि आप उस व्यक्ति को रिवॉर्ड करें, उसको इनाम दें इस चीज़ का। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार और हर व्यक्ति को ही रिवॉर्ड मिल सकता है, जिस तरीके से आप कहो कि मेडल्स मिल रहे हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आप उसकी राइट्स को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को उसकी कंसेंट के बिना एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हो, और इसलिए एज अ रिवॉर्ड उसको एक्सक्लूसिव राइट्स मिली हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पर। और दो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे जो राइट्स होती हैं, इन आईपीआरस के ऊपर ये राइट्स टाइम बाउंड होती हैं, यानी कि हर ज़रूरी नहीं है कि हर तरीके की जो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, यानी कि उन केसेस में आपको फॉर द एंटायर लाइफ आपको आपका जो हक है या ओनरशिप है उस पर रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें ट्रेडमार्क्स, तो ट्रेडमार्क्स के केस में इनफाइनाइट टाइम के लिए आपके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में प्रोटेक्शन मिलती है, और इसके अलावा फिर 10 साल बाद, हर 10 साल बाद आप उसको रिन्यू करवाते हैं। इसी तरीके से कॉपीराइट के केसेस में भी होता है कि ड्यूरिंग दी लाइफ टाइम ऑफ दैट ऑथर, और उसमें भी डिपेंड करता है कि वो कॉपीराइट के रिस्पेक्ट में वो और कौन कौन सी कॉपीराइट्स हैं, जिसमें हमें ये देखना होता है कि किस क्या क्या ड्यूरेशंस होती हैं। लेकिन जैसे पेटेंट है, पेटेंट मीन्स जहाँ पे हम किसी की इन्वेंशंस को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जैसे कि एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया, तो जब उन्होंने बल्ब इन्वेंट किया है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ अपने घर के लिए ही उस इन्वेंशन का यूज़ करेंगे। उसकी उनकी जो इन्वेंशन होगी, वो जो फॉर्मूला होगा उनका, जो भी उन्होंने अपना स्किल उसमें डिवोट किया है, अपना टाइम डिवोट किया है, एनर्जी उसमें जो लगाई है, उन सारी चीज़ों को एज अ रिवॉर्ड उनको ये मिलेगा कि उसके ऊपर वो मॉनेटरी जो भी अर्निंग्स होती हैं वो तो उनके हिस्से में आएंगी ही, वो तो उनको मिलेंगी ही। लेकिन इसके अलावा उनको एक्सक्लूसिव राइट्स भी मिलेंगी। लेकिन पेटेंट के रेस्पेक्ट में ये जो राइट्स होंगी वो उनको सिर्फ 20 ईयर्स के लिए ही मिलेंगी। वो इसलिए क्योंकि ऐसा ना हो कि जो आपने एक नई चीज़ बनाई है जो कि पूरे समाज के लिए बहुत बेनिफिशियल है, आप उसको अपने तक कन्फाइन करके नहीं रख सकते, और आफ्टर सम टाइम वो आपको बाहर यानी कि पब्लिक डोमेन में लेकर आना ही होगा। तो इस कारण से भी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो जैसे कि मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा है कि ह्यूमन एंडेवर्स इज टू प्रोटेक्ट
इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक, सेंट्रल डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि हर तरीके से, इवन कल्चरल अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर ताजमहल की बात करते हैं, तो ताजमहल जो है वहाँ पे जो नक्काशी हुई है या जो भी जिस तरीके से वो आर्किटेक्चर वहाँ का है, वो सारी चीज़ें जो है हम चाहेंगे वो किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी, राइट? यानी कि वो किसी की क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे कि वो जो ताजमहल है उसका कोई भी तरीके से नुकसान हो। तो ये क्या है, ये कल्चरल डेवलपमेंट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसी तरीके से बहुत सारे एस्पेक्ट्स हमें देखने पड़ेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के केस में कि उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। आई होप आपको इस वाली वीडियो से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, बेसिक्स के बारे में समझ में आया होगा। फॉर द टाइमिंग, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।